सादिया अलीमा जी, एक ख़वातीन की आज़ादी की बात होती है और ख़वातीन और जश्न आज़ादी, इसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में भी मतलब इस पर भी रोशनी डालने की ज़रूरत है। आज़ादी कितनी और आज़ादी का मतलब क्या है ख़वातीन के लिए, और वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कीजिए कि कहाँ कुछ कमियाँ हैं और किस तरीके से उन कमियों को दूर भी किया जा सकता है। ख़वातीन के हवाले से हमेशा ही हमारी जो कौम रही है वो बहुत ही गलतफहमियों का शिकार रही है जी। हालांकि इस्लाम ने जो भी ख़वातीन के हवाले से बातें कही हैं वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कुरान में, अहादीस में, हमारे सहाबा कराम और सहाबियात के उसमें में मौजूद हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ अभी भी ये कंफ्यूजन जारी है कि औरत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हम आज़ादी की तारीख को देखते हैं तो उसमें हमें अपनी ख़वातीन फोर फ्रंट पे नजर आती हैं। यानी कि किसी भी लम्हे हम कहीं ये नहीं देखते हैं कि सिर्फ मर्द हजरात ही जंग आज़ादी में हिस्सा ले रहे हैं या अपने मशवरे दे रहे हैं या सलाह कर रहे हैं या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि उसमें ख़वातीन भी उनके शाना बशाना वो तमाम स्ट्रैटेजीज बनाने में, उसमें हिस्सा लेने में वो पेश हैं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा तबका मौजूद है जो ख़वातीन को उनके अपने इलाके से बाहर निकलने पे पाबंदियां आयद करता है। तो इस सोच को मैं कहती हूँ बदलने की जरूरत है, क्योंकि ख़वातीन का न सिर्फ ये कि घर के अंदर बल्कि तालीम के अंदर, समाज के अंदर, सियासत के अंदर हर जगह उनके किरदार को नुमायां होने की जरूरत है। और इसके लिए हम कभी इस्लाम को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामी तारीख मौजूद है इस बात के लिए कि आज से 1400 साल पहले भी, जंग आज़ादी के जमाने में भी और आज भी उन ममालिक में जो कि मुस्लिम ममालिक कहे जाते हैं, हम देखते हैं कि हर जगह ख़वातीन पेश हैं। तो अभी भी अगर कुछ लोगों के दिलों में या कुछ लोगों के जहनों में ये जंग जारी है कि कितनी आज़ादी औरतों को मिलनी चाहिए, तो हम उन्हें ये बता दें कि शरीयत ने उनको उतनी ही आज़ादी दी है जितनी मर्दों को दी है। क्या मर्दों को रास्ते में जाते हुए कोई गलत काम करने की आज़ादी दी है? नहीं दी है ना। तो इसी तरह से हम औरत के लिए कुछ सोच लेते हैं कि वो बाहर जाएगी तो गलत काम ही करेगी, गलत चक्करों में पड़ जाएगी। ये जो एक अजम्पशन है हमारे तरफ, जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की तरफ से थोपा गया है, उस सोच को बदलने की जरूरत है। और हमारी ख़वातीन, अब माफ कीजिएगा कि वो भी इस सोच का इतना शिकार हो चुकी हैं कि अब वो हिम्मत नहीं कर पाती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक खास जो हमारी ख़वातीन का जो एक तबका है, एक खास प्रोपोर्शन है, वो इस बात को समझ चुकी है कि हमें तो बस इतना ही करना है। हमारा जहन तो सिर्फ किचन तक ही है, हमारा जहन तो सिर्फ घर तक ही है, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। तो हमें इस सोच को तब्दील करने की जरूरत है और ख़वातीन को भरपूर जिंदगी के तमाम शोबों में, चाहे वो सियासी शोबा हो, माशी शोबा हो, माशरती शोबा हो, तालीमी शोबा हो या फिर निजी खानदानी शोबा हो, हर शोबे में उनको भरपूर फैसिलिटीज देना चाहिए कि वो अपना। और बर्रे सगीर की बात करें, देखिए कमान संभाल चुकी हैं खातून अलग अलग वक्त में तीनों ही मुल्कों में, और मतलब चाहे हम पाकिस्तान की बात कर लें या फिर बांग्लादेश की पड़ोसी मुल्क की, जिन्हें इस्लामिक कंट्रीज़ कहा जाता है, और हिंदुस्तान में तो सबको मालूम ही है। और अमेरिका में अभी तक भी कई कोशिशें हो चुकी, मगर अभी तक भी वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि किसी खातून के हाथ में कमान सौंपी गई हो या मतलब जिम्मेदारी दे दी गई हो पूरे मुल्क की। बसीर अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, मगर देर आ दुरुस्त आए। क्या कहेंगे साहब, ये जो जश्न आज़ादी है इसके क्या मायने हैं और आपने मुल्क को कैसे बदलते हुए देखा, मुल्क की सियासत को कैसे बदलते हुए देखा? देखिए, जहाँ तक जंग आज़ादी का मामला है जी, तो उसके अंदर जाहिर बात है कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी और काफी अरसे के बाद, काफी कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली। एक फर्क जरूर है कि आज़ादी के फौरन बाद जो एहसास जिम्मेदारी लोगों में था, इसलिए कुर्बानियां दी थी, जैसे हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में देखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जमाना देखा है, तो ये लोग चूंकि कुर्बानियां देकर मुल्क के हुक्मरान बने थे, तो वो जो जमहूरी निजाम, जो मिजाज उनका था, मैं समझता हूँ कि आज हमारे लोगों के अंदर मिजाज नहीं रहा जी। इसलिए कि ज्यादातर जाहिर बात है कि जनरेशन गैप है, अब वो लोग आ गए हैं हुकूमत के अंदर कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। तो हमने अपने बचपन के अंदर वो दौर देखा पंडित नेहरू का और उसके बाद की हुकूमतों का। लेकिन एक फर्क जरूर है, वो ये कि जो एहसास जिम्मेदारी शहरियों में होना चाहिए वो कम होता चला जा रहा है। जैसे आप देखते हैं कि लोगों के अंदर थे तो सर्विस होती थी, तो खिदमत के लिए होते थे। अब बदकिस्मती से कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन आमतौर से जो पॉलिटिक्स है हमारी, अब वो एक प्रोफेशन बन गया है।
या एक तरीके से जैसे और कोई दूसरे प्रोफेशन होते हैं ऐसे वो प्रोफेशन है, और हम उसके पैसा कमाने के लिए पावर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फर्क जरूर हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक खराबी जो हमारे अंदर आई है वो ये भी आई है कि जो आज़ादी राय मतलब डर और खौफ का माहौल जब होता है तो उसके अंदर लोगों की जो सलाहियतें हैं वो सप्रेस हो जाती हैं। तो मैं जो खासतौर से देखा डिग्रेडेशन है हमारे यहाँ, जो मतलब पैसे का इस्तेमाल पहले नहीं होता था इलेक्शन के अंदर, अब तो बाकायदा इलेक्शन के अंदर पैसों का कोई भी आदमी इलेक्शन लड़े, अब खुद जो इलेक्शन कमीशन ने जो कह रखा है, तो अब तो लाखों रुपए तो चाहिए। मामूली इलेक्शन जो होते हैं प्रधानी के, उसके अंदर लोग लाखों का रुपए खर्च कर देते हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन कोई सोच नहीं सकता कि आपके पास 1-8 करोड़ रुपया अगर ना हो, 1-2 करोड़ रुपए, तो आप सोच ही नहीं सकते कि पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आप महंगा इतना कर दिया है इलेक्शन को कि उसके लिए अब आदमी जब लड़ेगा इलेक्शन तो उसके अंदर बात है, फिर ब्लैक मनी भी आएगा, फिर वो पैसा कमाएगा। तो हमें जरूरत इस बात की है कि जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्लीन नहीं होगा, बिल्कुल उस वक्त तक नीचे जाहिर बात है कि जब वो देखते हैं कि हमारे ऊपर के जो लीडर है वो पैसे ले रहे हैं, तो नीचे तक भी वही होता है, टिकट बेचे जाते हैं। अब तो टिकट जो लेने के लिए है पार्टी वाले जो आते टिकट बेचते हैं बाकायदा, और उसके अंदर जो खराबी आ गई है हमारे यहाँ। अब बदकिस्मती की बात है, तो मैं नहीं कह रहा, तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि हमारे जो MPs हैं, हमारे जो MLAs हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है कि जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और उसमें हर पार्टी के लोग, ज्यादातर तादाद ऐसी है कि जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, वो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे MLAs हैं। अच्छा, एक काम और होता है, जब पावर आ जाती है तो अपने ऊपर जो मुकदमे होते हैं उनको खत्म करा देते हैं। तो सबसे ज्यादा क्लीन करने की जो जरूरत है वो पॉलिटिकल सिस्टम को क्लीन करने की जरूरत है, और उसमें हमारे वोटर्स को जागरूक होने की जरूरत है कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट दें, ऐसी पार्टियों में जो क्लीन इमेज के लोग, क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल ना हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है कमाल फारूकी साहब, देखिए सारी बातें हैं और तकरीबन तमाम मुद्दों को हमने वो छूने की कोशिश की या उस पर चर्चा करने की कोशिश की। अब मुस्लिम तबका जो है उसके लिए क्या कुछ आपको लगता है कि रोड मैप उन्हें तैयार करके उसके ऊपर काम करने की उन्हें ज़रूरत है? फारूक साहब भी कह रहे थे कि तालीम और रोज़गार ये बहुत अहम चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। जितने अच्छे तालीम याफ्ता होंगे उतना अच्छा आप रोज़गार कर पाएंगे या नौकरी कर पाएंगे या समाज का काम कर पाएंगे, समाज सुधार का, मुल्क को आगे ले जाने का, अपनी कौम को, किसी को भी। तो क्या रोड मैप जो है वो तैयार करने की ज़रूरत है और किन बड़े मुद्दों को सबसे पहले वो रखा जाए और उनके ऊपर काम किया जाए? आपने बिल्कुल सही कहा, और बशीर भाई के आने से ज़रा थोड़ा सा और चीज़ों में क्लैरिटी आई है, और आपका क्योंकि एक पॉलिटिकल विजन भी है और मुस्लिम हिस्ट्री को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी कौम को अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अवेयरनेस उसको पूरी होनी चाहिए, और वो जब तक नहीं आएगी जब तक उसके पास तालीम नहीं आएगी। तो तालीम तो बेसिक चीज़ है, और ऐसा नहीं है कि तालीम में मुसलमान पीछे रह रहा है किसी तरह से। मैं अपना तजर्बा आपको बतलाता हूँ कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमने खोले हैं या हम उनसे मुंसलिक हैं, उन सब के अंदर बच्चे जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, बहुत ही मज़े के IIT क्रैक कर रहे हैं, नेट क्रैक कर रहे हैं। तो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर करेंगे, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस बात का जवाब वही दे सकते हैं जो कि इस मसले के मसले में काम करते रहते हैं। इस कदर तकलीफ़ें हैं, इस कदर परेशानियां हैं, इस कदर रोड ब्लॉक्स हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं, आप अपने माइनॉरिटी स्कूल खोल लीजिए या कोई भी स्कूल खोल लीजिए, आपको CBSE या किसी जो बोर्ड होगा उसी से तो एफिलिएशन होगा ना आपका। तो आप ऐसा तो है नहीं कि अपनी कोई किताबें पढ़ा लेंगे, इस्लामिक किताबें पढ़ा लेंगे, अपनी तारीख पढ़ा लेंगे कि ये मुसलमानों ने ये किया। तो जो भी आप हिस्ट्री पढ़ाएंगे वही पढ़ाएंगे ना कि जो आपको अप्रूव्ड किताबें मिल रही हैं। आप अपने तौर पर तो नहीं बना सकते। अच्छा, कुछ लोगों को तो क्योंकि उनकी मजबूरी है कि सर सैयद अहमद ख़ान हों या अबुल कलाम आज़ाद साहब हों, इस तरह के बहुत सारे लोग बाग हैं जिनको वो इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमानों की तो बहुत बड़ी एक पास में कम्युनिटी ऐसी रही है हिंदुस्तान को, जितना मुसलमानों ने दिया है कोई दूसरी कौम ऐसी दे नहीं सकती। मुसलमान तो अपना मुल्की
समझकर, अपना घर समझकर ही इसके अंदर काम किया सारा, लेकिन उनको किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, उनको किस तरह से सफेद से मिटाया जा रहा है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के चलाने वाले से पूछिए कि कितना डिफ़िकल्ट है कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाना, कितना डिफ़िकल्ट है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर आपने एस्टेब्लिश कर भी लिया तो आपकी हिम्मत नहीं है कि उस किताब के अलावा कोई दूसरी किताब ला रहे हैं जो उन्होंने अप्रूव करके मुझे दी है। और उसमें जो जो मेरे लीडर्स हैं, जो मेरे आबा अजदाद की जो कहानियाँ हैं, पहली बात तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके उनको कमी किया जा रहा है, और जो दे भी रहे हैं तो उसको पढ़ाते पढ़ाते वो जिस तरह के मस्क करते हैं, जिस तरह से चीज़ें बोलते हैं, जो रिज़ल्ट, जो मज़े के एग्जामिनेशन पेपर सेट होते हैं, वो सारा अगर आप कुल मिलाकर देखें ना, तो जब तक मतलब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब तक इस बात का अवेयरनेस नहीं होगा कि आप सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को इस तरह से इग्नोर करके मुल्क के अंदर तरक्की का काम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपकी इस सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी को जलील ख्वार करने के लिए, अनएजुकेट करने के लिए आपका बहुत बड़ा तबका जो यही काम कर रहा है, जो कि अदरवाइज बहुत कायदे का काम कर सकता था मुल्क के लिए, कुछ प्रोडक्टिव काम किया जा सकता था, प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। नेगेटिविटी इतनी फैल चुकी है कि आप एस्टेब्लिश कर लीजिए। बशीर भाई तो खुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लीडर रह चुके हैं, और अभी भी मोहसिन का जो नाम है वो उन तमाम हमको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए, और जो अच्छी यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अब, हमारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ हमारे पैसे से बने, जिसमें किसी का वो नहीं था। हकीम अब्दुल हमीद साहब को कौन भूल जाएगा कि कैसा आदमी था वो। उन्होंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, उन्होंने इतना बड़ा स्कूल से कायम किया, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। आप देखें कि वहाँ पर जो है ना, किस तरह से इनरोड करने के बाद उन इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हाँ ठीक है, कोशिशें तो हो रही हैं, मगर ये है कि उनको बचाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं, तो ये भी एक खुशाइन पहलू है। तो क्या लगता है आपको फारूक सिद्दीकी साहब, देखिए ये तमाम चीज़ें हैं, आइन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, मतलब ये कोई नई बात नहीं है, ये वक्त पर इस तरह की बातें आती रहती हैं, आइन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और तारीख़ को बदलने की कोशिश जो है हो रही है, ये मुस्लिम तबके की शिकायत रहती है। उनके साथ भेदभाव जो है वो भेदभाव नीति के साथ मतलब जो है वो काम किया जा रहा है, और नफ़रतें बढ़ रही हैं। इन सब के बावजूद कोई ना कोई रोड मैप तो तैयार करना पड़ेगा कम्युनिटी को ही, और वो मेरा ख्याल के कर भी रखा है, मगर कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो और बेहतर तरीके से काम किया जा सके ताकि रिज़ल्ट अच्छे हों। किस तरीके से और किस लेवल पर काम करने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल करा है आपने खुर्शीद भाई, और हम और हमारी टीम एमपी में पिछले 2 सालों से इस पे मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग इस किस्म का रोड मैप कम्युनिटी के जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबके साथ मिलकर बनाएं। तो पिछले 2 सालों से मेहनत हो रही, पूरे हिंदुस्तान भर में घूम रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, और जो पुराने वाइस चांसलर, ब्यूरोक्रेट्स, वो सब लोग साथ हैं कि कुछ हम एक ऐसा रोड मैप डॉक्यूमेंटेड ड्राफ्ट कम्युनिटी के सामने पेश करें कि क्या क्या होना चाहिए। 100 नुक्ते प्रोग्राम। चैलेंजेस जो है ना, जैसे नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ज़मीन आसमान के फ़र्क हैं। तो अभी हमने, जैसे आप भी उस प्रोग्राम में शरीक रहे, 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस एक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में के साथ हमने एमपी ने करी, और हमारा ये मानना है कि सारे स्टेक होल्डर जिन लोगों के साथ हम मिलकर ये ड्राफ्ट ऑफ फाइनल शेप में लाए हैं, और हमने 100 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की हैं इत्तेफाक से। उसमें से मेजॉरिटी जो है 80-90% वो नॉर्थ में ही है, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और आसाम। यहाँ का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है बजाय मतलब कंपैरेटिवली टू द साउथ और वेस्ट। और जो हम अगर इंस्टीट्यूशंस की भी बात करें, जो हालात नॉर्थ के हैं वैसा साउथ में नहीं है। तो हम लोगों ने 100 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं। उन 100 हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में उन 100 इंस्टीट्यूशंस जो साउथ के हैं सबको कोशिश कर रहे हैं कि एक एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दें, वहाँ पर आके वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें, पुराने इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर कोलैबोरेट करें या नए इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें। वी नो इट इज़ अ टफ टास्क, लॉन्ग एक्सरसाइज है, लेकिन कोशिश करते रहना है। सिर्फ रोने धोने से, सिर्फ प्रॉब्लम को बताने से समाधान नहीं आएगा, और करना तो पड़ेगा। हाँ, और जो भी लोग कम्युनिटी के जो बादशाह, जो अल्लाह ताला ने जिनको साहिब माल बनाया, उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, स्पेशली साउथ और ये वेस्ट के, कि आप लोग नॉर्थ और ईस्ट की साइड भी आएँ, और ये आपकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की, और मुल्क की तरक्की के लिए सब लोग कंट्रीब्यूट करें। तो उस सिमत में काम हुआ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है, देखिए सरकार के को बगैर साथ में लिए आप कोई काम नहीं
कर सकते। हमारे रोड मैप में साइंटिफिकली सारी चीज़ें वो इन्वॉल्व करी गई हैं जो गवर्नमेंट के रोड मैप्स के हिसाब से भी हैं, चाहे वो विकसित भारत 2047 का हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, इत्तेफाक से मेजॉरिटी इन्हीं 100 वो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। तो हम उन डिस्ट्रिक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम करने को तैयार हैं, उन 100 डिस्ट्रिक्ट के 100 MPs के साथ भी मिल रहे हैं। हम लोगों ने मुलाकात करी और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उसका रेस्पॉन्स रहा। तो हमारी ये कोशिश है सरकार का भी साथ लेंगे और अपने आप तो करेंगे ही वो करेंगे। वी विल नॉट एवर्स कि हम लोग सरकार से मिलेंगे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिलेंगे, उनसे भी मिलकर साथ करेंगे, लेकिन विद दिस ये रिजॉल्व कि हमें करना तो फिर खुद ही पड़ेगा इसको। ठीक है डॉक्टर सादिया हलीमा जी, मान लिया कि जो हवाओं का रुख है वो आपके खिलाफ है, पूरा माहौल ही खिलाफ है, मगर उसके बावजूद भी इक़दाम तो उठाने हैं, उसके बावजूद भी काम तो करना है। और हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं जितने जो है वो आज़ादी मिलने से पहले थे या आज़ादी मिलने के बाद थे। मतलब उस वक्त तो पूरा मुल्क ही एक अलग तरह की जद्दोजहद से गुजर रहा था। तो आज तो हर एक मैदान में हर कोई आगे बढ़ा है, मगर फिर भी दुश्वारियाँ हैं, दिक्कतें हैं, वो अपनी जगह हैं। तो ऐसे में क्या कुछ रोड मैप तैयार हो और उसमें ख़वातीन का क्या रोल हो? चूँकि मुस्लिम बच्चियाँ, ये सच है कि वो हर एक मैदान में आगे बढ़ रही हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है और उनका जो रोल है वो भी मतलब बड़ा अहम है। क्या कहेंगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर लोग रोना धोना बंद कर देंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेरी बातें सुनेंगे, तभी मैं अपनी बातें रखूंगी। और मेरे ख्याल से सिर्फ 4 ऐसे पहलू हैं जिसपे अगर हम गौर करें और जिसपे अगर हम अमल पैरा हो तो इंशाल्लाह जरूर हालात बदलेंगे और हालात बदल भी रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अपने सोच को बदलना। हमें वो जो 3 सर्कल्स होते हैं ना, सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंट्रोल, कि जो चीज हमारे बस में नहीं है उस पे मत्था पच्ची करके, उस पे खामखाई ग्रम्बल करके, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा करके वक्त जाया करने से फायदा नहीं है। तो जो हमारे बस में है वो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम तालीम और हुनर दोनों में अपनी कौम की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें, अपने बच्चों की मदद करें कि वो तालीम जब ले रहे हों तो वो जो स्किल्स सीखना है उस स्किल्स को सीख करके बाहर निकलें। उनकी डिग्रियां, सर्टिफिकेट सिर्फ एक पेपर नहीं हो, बल्कि वो हुनर जो जिसके लिए वो डिग्रियां बनी हुई हैं। जैसे अगर आपने MBA किया है तो आपको पूरा मैनेजमेंट, बिजनेस, मार्केटिंग सब के स्किल्स आपको आने चाहिए। तो ये तो हो गया तालीम और हुनर पे ध्यान देना। दूसरा ये कि मैं तो ये कहूंगी कि ठीक है, आपने नौकरी के लिए कोशिश की, जॉब के लिए आपने एप्लीकेशंस डाले, इंटरव्यू दिया, फेस किया, रिटन दिया, सब कुछ दिया और आपको नहीं हुआ, तो आप अपने कारोबार पे ध्यान दीजिए। क्योंकि आज का जो जमाना है वो एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से कम लागत में और किस तरह से हम उनको बिजनेस की तरफ उनका रुझान मोड़ सकते हैं और कैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप के सहारे से, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो इसमें बच्चों की मदद भी करते हैं और वो इसमें कामयाब भी होते हैं अगर मेहनत, हिम्मत और लगन के साथ और एक नए आइडिया के साथ, इनोवेशन के साथ अगर काम किया जाए। जो मेरा तीसरा कहना है वो ये है, हो सकता है ये बात सब कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि ज़कात का मिसयूज हो रहा है। ज़कात इकट्ठा करके जो हम बिल्डिंगें बना रहे हैं और ज़कात इकट्ठा करके जो हम उसको सोच रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहे हैं, वो ज़कात का मसरफ बिल्कुल नहीं है। ज़कात का मसरफ है कि गरीब, मिस्कीन, बेसहारा, बेरोजगार, जिसके पास खाने को नहीं है, तो आप उससे पहले पेट भरिए अपनी कौम का, क्योंकि जब कौम का पेट भरा होगा तभी उनके जहन में आगे बढ़ने का, इल्म के मैदान में, हुनर के मैदान में, बिजनेस के मैदान में आगे जाने का उनके अंदर जज्बा पैदा होगा। तो बराह करम ज़कात का सही इस्तेमाल शुरू किया जाए। जिन लोगों ने ज़कात के लिए फाउंडेशंस बना रखे हैं और बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं, मैं उनसे बराह रास्त ये बात कहती हूँ कि ज़कात का सही इस्तेमाल है गरीबों, मिस्कीनों को पेट भरने, तन ढकने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि जब वो एक तरह से, हालांकि उसकी देखिए ज़कात की अदायगी की एक मदे जो है कि किस किस मद में उसको खर्च किया जा सकता है, वो बाकायदा मतलब जो है उसकी बिल्कुल पूरी तफसील है। ठीक है, उस पर हम करेंगे बात। चौथा पॉइंट बताइए। और चौथी बात बस लास्ट में कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने 4 आपके सामने कहा था लाए अमल होना चाहिए। चौथा ये है, यूनिटी बहुत जरूरी है कि अगर मैं कामयाब हूं तो मैं ये ना कहूं कि भाई दूसरा क्यों कामयाब हो रहा है। हर कामयाब शख्स कम से कम 10 लोगों को कामयाब बनाए, तो आप देखिए कैसे काया पलट जाती है हमारी कौम की। और इसमें मर्द औरत दोनों शामिल, बहुत अहम काम है और बहुत सारी तंजीमें उस पर काम भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। और बशीर अहमद साहब, आखिर में क्या कुछ कहेंगे? आपका भी कोई एक जहन में कोई एक रोड मैप तैयार होगा या कुछ बनाया होगा, सोचा होगा, क्या कुछ जो है वो मशवरे होंगे
तमाम लोगों के लिए, सभी हिंदुस्तानियों के लिए, और उसमें भी खासतौर से मुस्लिम तबके के लिए? देखिए, असल बात यह है कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है और उसमें खास से मुसलमानों की भी आबादी बहुत है। हाँ। तो इसमें कई पहलुओं पे काम करने की जरूरत है। मतलब एजुकेशन जो है उसका एक पार्ट है कि हमें एजुकेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमें माशरे की इस्लाह के लिए भी काम करने की जरूरत है, जो हमारे यहाँ खराबियां पैदा हो गई हैं। और उसके साथ साथ हमारे तालीम के साथ साथ तंजीम की जरूरत भी है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, जैसे आमिर इदरीस साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं इनके फंक्शनों में भी गया हूँ, मुंबई वगैरह के अंदर। एक बड़ा काम है जो ये लोग कर रहे हैं। और जैसे हमारी बहन ने कहा कि मुसलमानों में तो लोगों को ये पता ही नहीं कि 750 साल पहले यहाँ रजिया सुल्तान हुक्मरान थी दिल्ली की। मतलब आज की बात नहीं कर रहा, 750 साल पहले दिल्ली के हुकूमत के ऊपर एक औरत हुकूमत करती थी, रजिया सुल्तान। तो औरतों को तो पूरी आज़ादी है इस्लाम के अंदर। ये हमारे पे जो बदकिस्मती से खराब असरात आ गए हैं, जो हम समझते हैं कि औरतें जो है वो आज़ाद नहीं है और उनको कहते सिर्फ घर में रहना चाहिए। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि एजुकेशन के अंदर भी बदकिस्मती से आजकल मेरा चूंकि ताल्लुक रहा एजुकेशन से, और मैं अल्लाह का शुक्र है चूंकि वक्त की कमी है, बस हम डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाएं कि करना क्या चाहिए। वक्त की कमी है, बस इसका ख्याल रखें। वही मैं बता रहा हूँ। जरूरत इस बात की है कि एजुकेशन के साथ साथ हमको पॉलिटिकली भी इस मेरी स्ट्रीम के साथ साथ, ये जो साउथ के लिए हम लोग कह देते हैं कि साउथ बहुत तरक्की कर रहा है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज है। और उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जब होती है, जब गवर्नमेंट दखल दे देती है, तो आपके सब आप एक बात देखिए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हमारी जो है, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही मामला है। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पहला रोड मैप ये होना चाहिए कि हमारे दिमाग से डर निकलना चाहिए। जो हम बहुत ही कि अब क्या होगा, हालात बड़े खराब हैं, तो सबसे पहले हम जो है डर अपने दिमागों से निकाल दें। 1947 से ज्यादा बुरे हालात नहीं है। जो 1947 के हालात थे अल्हम्दुलिल्लाह उससे तो बेहतर है। आज हमें आज़ादी है बोलने की। तो पहले तो हम डर और खौफ निकालें, फिर दूसरे तालीम की तरफ रुझान जो है बढ़ रहा है, जैसे कमाल फारूकी साहब ने कहा, उसमें और काम करने की जरूरत है। अपने इदारे भी कायम करेगा, तो हुकूमत की तरफ से जो स्कूल हैं उनके अंदर अपने बच्चों को भेजने बहुत जरूरी है। अपने हम इतने स्कूल नहीं बना सकते, तो जो हुकूमत की तरफ से, म्यूनिसिपलिटीज की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से अगर हुकूम नहीं है स्कूल, तो स्कूल बनवाए जाए और उससे फायदा उठाया जाए। ये इसलिए कि हम भी टैक्स पेयर हैं, तो जो कुछ भी क्या कहते हैं इस स्कूल का डेवलपमेंट होगा उसके अंदर हमारा हिस्सा होना चाहिए। और उसके साथ साथ तंजीम बहुत जरूरी है। जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, और उसके लिए देखिए एक खराबी और है, हम रोड मैप पे सोचे पॉलिटिक्स को। सर खराबी छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त की कमी है, खराबियों पे बात कर लेंगे, हो भी गई है क्या कुछ, बस मशवरे हैं। मैं कह रहा हूँ बात कि पॉलिटिकली भी हमें ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। ठीक है। आज जहाँ ऑर्गेनाइज है वहाँ हमें फायदा मिला है। ठीक है। और जहाँ हम पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं है, वहाँ देख लीजिए नॉर्थ इंडिया की जो बात की जाती है, तो नॉर्थ की वजह यह है कि हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं है। जहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ इंडिया के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ हम लोग कामयाब है। तो जहाँ एजुकेशन की जरूरत है, उसके साथ साथ हमें इस्लामी माशरे की जरूरत है, उसके साथ साथ हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीके से रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, ओबीसी का, तो इसी तरीके से हमारे का रिजर्वेशन होगा। और लोग कहते रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है सर, उस पर भी बात करेंगे हम। कई बार डिस्कशन हुआ है, ये एक लंबी जद्दोजहद है। रिजर्वेशन तो जिनका है उन्हीं के ऊपर भी मेरा ख्याल के सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते सुनवाई हुई कि किस आधार पर उस रिजर्वेशन को किया जाए। तो बड़ा पेचीदा मुद्दा है, उस पर भी हम कभी ज़रूर बात करेंगे। बहरहाल मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अहम बातें हुई, बहुत अहम मशवरे भी हुए। ज़ाहिर तौर पर मुल्क जो है वो आज़ाद है और मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ इशूज़ हैं वो रहेंगे। उनको इश्यूज़ से लड़ते हुए आगे बढ़ना है और परेशानियों से जूझते हुए ही आगे बढ़ना है। इसी का नाम ज़िंदगी भी है। मगर हुकूमतों का और जो जिनके हाथ में सिस्टम है, सत्ता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी हिंदुस्तानी खौफ के साए में ना जिए, कोई भी हिंदुस्तानी भूखा ना सोए और किसी भी हिंदुस्तानी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अगर ये सब हो जाए तो कम से कम हम एक बेसिक जो मतलब एक कॉन्सेप्ट है आज़ादी का, हम कम से कम उसको तो पार कर लेंगे। बहरहाल मैं तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया, और एक बार फिर से मुंसिफ टीवी की जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। आप सभी को जश्न आज़ादी की दिली मुबारकबाद। हाल ही में हम सभी ने आज़ादी के 78 साल पूरे होने पर जश्न मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। इस जश्न के बीच कई ऐसे सवाल भी थे जिनका जवाब तलाशना बेहद ज़रूरी है।
सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज़ादी के 78 साल बाद भी मुल्क पूरी तरह से आज़ाद है या कई तरह की गुलामी की सोच में जकड़ा हुआ है। इस पर सवाल करेंगे। और सवाल ये भी उठ रहा है कि 78 साल बाद भी बेरोज़गारी और महंगाई का आलम क्यों है, क्यों 78 साल बाद भी तालीम और हेल्थ जैसे जो शोबे हैं वहाँ पर बेहतर इंतजाम नहीं हो पाए। आज़ादी के 78 साल बाद भी संविधान पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं और 78 साल बाद भी नफ़रतें कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। हमारा देश 78 साल बाद भी एक ऐसे मोड़ पर क्यों खड़ा है जहां से एक इंसाफ पसंद मुल्क की तस्वीर धुंधली सी नज़र आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और सवाल उठाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुल्क मिल्लत और मसाइल जो ये मुनसिफ टीवी का प्रोग्राम है, आज हम इसमें इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आज़ादी के अलग अलग मायने, तमाम तरह की जो इसके मतलब पहलू हैं या जो इसके एंगल हैं उसको समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमाल फारूकी साहब हैं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े रहे हैं और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं और कई अलग अलग तंजीमों से जुड़ करके समाज के और मिल्लत के काम जो हैं करते रहे हैं। आपका इस्तकबाल है। इनके अलावा बसीर अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जाने माने सियासतदान हैं और साथ ही एजुकेशनिस्ट सादिया हलीमा जी भी हमारे साथ मलेशिया से जुड़ रही हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं। और जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और कई तरह की तंजीमों से जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर से AMP से जुड़े हुए फारूक सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। और कमाल फारूकी साहब, पहला सवाल आप ही से। 78 साल हम पूरे कर चुके हैं, मतलब एक आज़ाद मुल्क के तौर पर, और इस बीच बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज़ादी का मतलब आपसे समझना चाहूँगा कि असल में आज़ादी है क्या, और जो जश्न अभी हमने मनाया, जश्न के माहौल में इस वक्त हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप इस मुल्क को देखते हैं और आज़ाद मुल्क का जो एक मतलब एक रूप होता है, एक तस्वीर होती है, क्या वैसा ही हमारा मुल्क है? आज़ादी का मतलब क्या होता है वो तो हमने 1947 में जिस तरह से आज़ादी हासिल करी और उसका हमने बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर हिंदुस्तानी को हक़ दिया इस बात का कि वो अपने मज़हब के पर अपना जो उसका तरीक़ा है उसके पर उसको कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। हर एक आदमी को आज़ादी होगी, ख़यालात की आज़ादी होगी, लिखने पढ़ने की आज़ादी होगी और मुल्क के जितने भी जो बेनिफिट्स हैं उसमें बराबर का हक़ होगा। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि मज़हब की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद के ऊपर, स्टेट की बुनियाद के ऊपर किसी किस्म का कोई वो हो जाए, वो नहीं होगा। ये हमारा ख्वाब था और उसी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानें निसार करी, इतना शहीद हुए, इतनी अंग्रेज़ों की इतनी हमारे बुज़ुर्गों ने लाठियाँ खाईं, जेलों में अमवात हुई, ये सब कुछ हुआ और एक हसीन ख्वाब देखा था उन लोगों ने कि भाई हम किस तरह से रहेंगे। अब आज़ादी के इतने साल गुजरने के बाद अब हम फिर दोबारा एक बार ये सोच रहे हैं कि क्या ये वही आज़ादी थी जिसका हमने तसव्वुर किया था हमारे आबा अजदाद ने? क्या ये वही आज़ादी थी जिस पर यह बतलाया गया था कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबको बराबर की इजाज़त देता है, बराबर के हुकूक़ देता है। मेरा रंग काला है, सफ़ेद है, मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, जो भी मज़हब को बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी का हूँ या बिहार का हूँ या बंगाल का हूँ, मेरे बराबर के हुकूक़ हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, या मैं मज़े के एक इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़ा हूँ और मेरा इतना वो है कि मैं मुल्क के कानून को अपने हाथ में लेते हुए कुछ भी कर सकता हूँ, मज़े मार्केट को उतार सकता हूँ, डायरेक्ट को नीचे कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों के लिए तो मुल्क नहीं बना था। फिर जो हम ये देख रहे हैं कि मैं इसको बिल्कुल भी उस लेवल पर नहीं लेके जाना चाहता कि आपस में क्या हाल हो रहा है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो पूरा पार्लियामेंट का जो सिस्टम था वो चरमरा गया है और उसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो हमारा जो इतना इम्पोर्टेंट वो है, इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है, उसका जो मेन करता धरता है उसका ही हमको पता नहीं चल गया। अब वो तो मुझसे ऐसे होता है ना, जैसे एक पिक्चर में था कि पता नहीं क्या लापता, एक लड़की का था लापता फलां जी। तो अब जो हमको यही नहीं पता चल रहा है कि बेचारे धनकर साहब जो हैं तबीयत उनकी ठीक है नहीं ठीक है, क्या हाल है क्या नहीं। तो जब इस किस्म की पोजीशन हो और फिर जब हम ये देख रहे हों कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है पूरे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, पूरे हमारे इलेक्शन के ऊपर, पूरे हमारे वोटिंग के ऊपर, और उसमें जो तरीक़ा इख्तियार किया गया है वो तरीक़ा बहुत ही ज़्यादा नाज़ेबा है
और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए उसका अपोजिशन का स्ट्रांग होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जो रूलिंग पार्टी है उसका। लेकिन अगर हम एक एक करके लोगों को मार्क करते रहें कि इसको इस वजह से पीछे करना है, इसको इस वजह से हटाना है, इसको इस वजह से इसकी तमाम चीज़ें खींचनी हैं, तो फिर ये मुल्क डेमोक्रेटिक तो नहीं रहा। और देखिए हमारी जो बेसिक चीज़ है, सॉरी अपना लास्ट एक लफ्ज़ कहूँगा मैं, कि हमारा पूरा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसकी बुनियाद जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस है, मतलब जहाँ पर हर आदमी को हक हो अपने हिसाब से वोट देने का। अनफॉर्चुनेटली जो आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उसमें तो जो हिंदुस्तानी जिसके आबा व अजदाद यहाँ थे, जो बराबर उसके आबा व अजदाद बाकायदा वोटिंग भी करते रहे, सब कुछ भी करते रहे, अब सडनली जो है वो SIR एक ऐसी बीमारी आई है कि उसमें लाखों की तादाद में लोग बागों के वोट ख़त्म हो गए। ठीक। और मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रहेंगे कि जो जिस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं आज के हिंदुस्तान में हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये तस्वुर शायद नहीं किया होगा आज़ादी के उन्मत, शायद नहीं सर, मगर अगर हमको किया होगा, सच बात, बिल्कुल शायद का तो मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सादिया हलीमा जी, आपका भी इस्तकबाल है, और क्या कहेंगी आप? अभी किसी दूसरे मुल्क में बहुत दूर बैठी हुई है हिंदुस्तान से, मगर हिंदुस्तानियत तो ज़ाहिर तौर पर हिंदुस्तानी कहीं भी हो तो उसकी हिंदुस्तानियत तो बरकरार रहती है, और जश्न आज़ादी में आप भी उतनी ही मतलब शामिल हैं, भले ही दूर हों। क्या कहेंगी, आज़ादी का मतलब असल में है क्या, और जो मतलब है क्या वही हम जी रहे हैं इस वक्त? जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये आपने बहुत सही बात कही है कि जहाँ कहीं भी हम रहें दिल तो हिंदुस्तान में ही रहता है। सही। मैं सिर्फ इतना कहूंगी इस मौके पे कि आखिर अंग्रेजों से हमने आज़ादी ली क्यों थी? जी। उसकी वजह यही थी कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये था एक ऐसा मुद्दा जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसमें कि खुद हिंदुस्तानियों को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन का दर्जा दिया जा रहा था। और यही एक बुनियादी वजह है जिसकी बिना पे जितने भी हिंदू मुसलमान थे दोनों ने मिल करके अंग्रेजों से अपने आप को आजाद कराया था, ताकि इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके, ताकि हम एक ऐसे हिंदुस्तान में रह सकें जिसमें कि हर किसी को बराबर का दर्जा दिया जाए, हर किसी को बराबर आगे बढ़ने का, फलने फूलने का, अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने का उसे मौका मिले। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आज का जो हिंदुस्तान है, अगर उसमें हम इसे फॉलो कर रहे हैं कि हर किसी को उतना ही मौका मिल रहा है जितना कि किसी एक खास कम्युनिटी को या दूसरी कम्युनिटी को मिल रहा है, यानी सारी कम्युनिटीज को सेम मौका मिल रहा है, तब तो हम पूरा हक रखते हैं कि हम इस आजादी का जश्न मनाएं और हम ये सोचें कि हमने वो आजादी हासिल कर ली। लेकिन अगर अब भी वो मौका नहीं हो रहा है, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी हम ज़हनी गुलामी का शिकार हैं, तो हमें आज़ादी मनाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो हम मतलब ही नहीं उसका पूरा कर रहे हैं, मकसद ही उसका पूरा नहीं कर रहे हैं, हम उसके माने को ही नहीं समझ रहे हैं। फारूक सिद्दीकी साहब, आप किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? क्या अधूरी लगती है आज़ादी, या कुछ जो है मतलब वो कसक और कुछ कमी नज़र आती है? क्या कुछ कहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? एक तो सभी आपके व्यूवर्स को ये जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ जो आज़ादी के लगभग 20-25 साल बाद से शुरू हुई। तो हमारे लिए आज़ादी तो हम लोगों को विरासत में मिली है, लेकिन जो तरक्की की बात है, अगर हम वो पैमाने से देखें जो अभी हमारी बहन बात कर रही थी, जहाँ पे इक्विटी की बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हिंदुस्तान का अभी भी अगर हम अगर सरमाए की बात करें, पैसे की बात करें, सारी वेल्थ जो है वो हिंदुस्तान के 4 या 5% लोगों के पास है और बाकी के 95% स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या ये आज़ादी है? हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी को अभी भी सरकार को फ्री राशन देना पड़ रहा है, तो क्या ये आज़ादी है? कई जगहों पे अभिव्यक्ति पे रोक लगी हुई है, इस तरह लोग कहते हैं, बहुत चीज़ें मतलब अंडर रडार हैं। तो अगर ये आज़ादी है तो ये हमारे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तालीम और रोज़गार के क्षेत्र में काम करते हैं और वहाँ हमने ये डिस्पैरिटी को, इस गैप को बहुत बड़ा देखा है। हम अगर बात करें बिलखुसूस जो मुस्लिम समाज है, क्योंकि आज़ादी के दौरान जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग और बड़े बताते हैं कि बहुत बड़ा एक एलीट क्लास मुसलमानों का वो सब पाकिस्तान माइग्रेट हो गया था, बहुत कम तादाद में लोग बचे थे। माशाल्लाह फिर भी बहुत लोग थे यहाँ पर, लेकिन जो ये एजुकेशन का जो गैप रहा, जो मुसलमानों की आज की डेट में हालात हैं,
इतने सब कुछ होने के बाद वो यकीनी तौर पे मतलब एक बहुत बड़ी सोच का एक मरहला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा ही कहता है, स्पेशली जो भी रिसेंट डेटा ऑल इंडिया हायर एजुकेशन का जो आशी का हमारे सामने आया है, मुसलमानों की हालात SC और ST से में भी बदतर हो गई है। और जितनी स्कॉलरशिप्स थी मुसलमानों के वो लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता या तो उनकी फंडिंग कम की जा रही है या बंद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे को अधिकार मिले थे वो अंडर वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा इशू है। और जब तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बराबरी का मौका नहीं मिलेगा तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस आज़ादी को लेके कहीं ना कहीं जश्न ज़रूर मनाएंगे, सब खुश होंगे, सेलिब्रेशन ज़रूर होगा, लेकिन जब आप भी वो बराबरी का नहीं लगेगा खुद को तो दिल में कहीं ना कहीं वो कसक रहेगी। हमारे को ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग समाज का वो डिसएडवांटेज ग्रुप जो है सबको वो रोज़गार फराहम कराएं, सबको तालीम दें, एक ही तरह के इंस्टीट्यूशंस में तालीम दें, बराबर का हक दें, तब जाके हमें रियल आज़ादी का जो मज़ा है वो मिलेगा। किसी को हमें फ्री में अनाज देने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ये 84 करोड़ लोग खुद कमाएंगे तो वो आज़ादी है, इनके बच्चे पढ़ेंगे तो वो आज़ादी है, इनके बच्चे रोज़गार हासिल करेंगे तो वो आज़ादी है। और जो विकसित भारत का सपना जो है, तो ये सपना यकीन मानिए ये बहुत मुश्किल वो नहीं है। हम अगर इस गैप को जितना जल्दी ब्रिज करेंगे, इंशाल्लाह हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, भारत जो है, वो वर्ल्ड का नंबर 1 और जो सुपर पावर का ख्वाब हमारे लीडरान देखते आ रहे हैं वो भी यकीनी होगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इन सब गैप्स को कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, ज़ीरो किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कमाल फारूकी साहब, देखिए बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं आज़ादी के और बहुत मतलब पहली रो के, मतलब पहली लाइन में खड़े हुए, पहली सफ़ में खड़े हुए वो कैरेक्टर्स, उनको या तो भुलाने की कोशिश की जा रही है या मतलब एक तरीके से चरित्र का चीरहरण किया जाता है। और उसमें पंडित नेहरू भी हैं, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, और उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं, देश के पहले शिक्षा मंत्री। कई सारे मतलब इल्ज़ामात लगते हैं, आपने देखा होगा अक्सर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पंडित नेहरू पर अक्सर सवाल उठाते हैं। बहुत सारे लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर इस बात के इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब वो जो इतिहास था उसको गलत तरीके से उन्होंने मतलब पेश करने की कोशिश की, और मतलब जो है वो उस वक्त ज़ोर दिया निज़ाम पर, सिस्टम पर, कि इसमें बदलाव हो। और कहीं ना कहीं मतलब उनको या तो साइडलाइन किया जाता है या चरित्र हरण किया जाता है। जो असल हीरो थे आज़ादी के, मतलब उन्हीं के ऊपर सवाल उठते हैं। तो इस चीज़ को मतलब आप किस तरीके से देखते हैं, और ये कितना संजीदा और कितना गंभीर मुद्दा है? सर ये बहुत गंभीर है जी। और मैं तो इसको इस तरह से समझता हूँ कि ये जो देश की बुनियादें हैं उनको खोखला किया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं चलती। अगर किसी भी समाज में, सोसाइटी के अंदर अगर इस तरह की स्थिरता होती है तो बहुत दिनों तक ये सारी चीज़ें नहीं चलती, और फिर वो आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि फिर कंट्रोल नहीं हो पाता है। हम आसपास के अपने मुल्कों में देखते हैं कि बाकी और जो अपने आप को मज़हब के नाम पर बने थे और बाकी एक मुझे पर्टिकुलर एक अपने मिजाज को लेकर बने थे, उनका क्या हशर हुआ और क्या हो रहा है उनका। तो खुदा ना करे कि हमारा मुल्क भी उस रास्ते पर आ जाए। लेकिन जो इस वक्त का जो निज़ाम चल रहा है, देखिए बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि प्रेजेंट जो सिनेरियो है, अगर हम उसके बगैर बात करेंगे तो बहुत ही अजीब बात लगेगी। सही। अब जो हमारा बेसिक राइट है, वैसे हमको अपनी हुकूमत बनाने का राइट है। मेरी मर्ज़ी है, मैं किसी को वोट दूं, किसी को वोट ना दूं, मेरा वही हक छिन रहा है। और उसमें SIR के नाम पर और रिलीजन की बुनियाद के ऊपर वो सब कुछ काम हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। अब अगर मुल्क की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अगर उसको सबको 100% वोट डालने का अगर फ्रीडम नहीं मिलेगा अपनी चॉइस के हिसाब से, तो मुल्क कहाँ रहा? सही। तो फिर चाइना में और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा? मुझे चाइना भी तो मुझे कुछ, या और जो सोकॉल्ड जो बहुत ही अपने आप को मुस्लिम मुल्क कहते हैं, उनका क्या हशर हो गया है? मुझे किसी को आज़ादी है बात करने की? हमारे यहाँ तो ये है कि हम चाय की दुकान पर बैठकर अपने बड़े से बड़े लीडर को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, हम उनके ताल्लुक से पूछ भी सकते हैं। जब डिबेट होती है तो डिबेट में हमें इस बात का ख़तरा नहीं रहता कि भाई हम अगर अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात कहेंगे तो कल को हमको कोई गिरफ़्तार करने के लिए आ जाएगा। खुदा का शुक्र है आज तक वो माहौल है, लेकिन ग्रेजुअली हम ये देख रहे हैं कि और प्रेजेंट जो आजकल का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से तो बिल्कुल हम ये समझ रहे हैं कि जो असल चोट जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट या आदमी के ऊपर नहीं है। बेसिक इथोस और बेसिक जो हमारा फंडामेंटल है
उसको ही तोड़ने की बुरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि मतलब कि आप जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, वोटिंग राइट जी ऐसी तैसी जाए। मतलब कि आप आपको तो इलेक्शन जीतना है, तो इलेक्शन जीतने के लिए आपको जो करना है वो कीजिए। मतलब कि कोई आपको रोक टोक नहीं है। कितने सैकड़ों हज़ारों लाखों लोगों के आपने वोट काट दिए या काटने पड़े हैं, कोई आपसे नहीं पूछ सकता। वो मौसी के बाहर, हाँ अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है, और आप भी जानते हैं, आप तो खैर मीडिया के लोग बाग हैं, वो बेचारा वोट करें नहीं तुम्हारा वोट तो डाल चुके वोट, मैं आया कहाँ हूँ भैया भी वोट डाल। हाँ, पर ये ऐसी शिकायतें ये नई तो नहीं है साहब, देखिए आपने भी दुनिया देखी है। और नहीं सर, गुस्ताखी माफ, ये नई नहीं है, नई नहीं है। बिल्कुल आपने कहा कि इंसान जब से पैदा हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ, उसके साथ में शैतान भी पैदा हुआ है, तो मजे के वो कुछ, लेकिन जो अब मैग्नीट्यूड है, जो वॉल्यूम उसका हो गया है, वो बढ़ गया, वो बहुत खतरनाक है। और ये ऐसी चीज़ है कि किसी भी मुल्क के लिए, और पर्टिकुलरली हमारे जैसे मुल्कों के लिए, कि जहाँ हर 50 किलोमीटर बाद जो है हमारा लैंग्वेज बदल जाती है, 100 किलोमीटर बाद पता चलता है कि हमारा रहन सहन बच जाता है, और मज़े इतना बड़ा विशाल मुल्क, इतना मौसे के हमारे पास वो सारे मज़े नेचुरल एमिनिटीज़ मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखिए हमारा क्या असर हो रहा है। अब हम जैसे अगर आप इलेक्शन के ऊपर ही आएँ तो उन लोगों का बेचारे को क्या कसूर है कि आपने SIR के नाम के ऊपर उनके वोट ही काट दिए, या आपका जो वोट का डालने का पैटर्न है, उस वोट के डालने के पैटर्न के ऊपर हर रोज़ आपके, हम तो शुक्र भेजते हैं कि मीडिया अभी तक भी जो है हमारा ज़िंदा है। आप जैसे लोग बुला लेते हैं हम लोगों को, तो हम बात करने की आज़ादी है भी, वरना तो लोगों के वोट कट रहे हैं एक एक जगह। अब जैसे आप देख रहे हैं, जो आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जो हमारे जो अपोजिशन के जो लीडर हैं, उन्होंने जो बाकायदा चुनाव और वोट चोरी का इल्जाम लगा चुके हैं, मतलब सबूत के साथ। डकैती है वो तो, कि पूरा का पूरा मौसे के आपने एक एक घर से वो जो, या तो ये है कि ये साबित कर दो कि राहुल गांधी जो है ना झूठ बोल रहे हैं, साबित करो उस बात को। जब वो प्रूफ के साथ में जा रहा है कि एक एक घर के अंदर क्या मजे के, जिस घर के अंदर इतनी जगह नहीं है, तो क्या वो उसमें पार्टीशन बना के रहते थे कि बस लेट जाओ और कुछ नहीं है। उस घर के अंदर आपने एक ही आदमी के अंदर जो है ना 50 जगह से अपने वोट डलवा दिया। सही है, तो मेरा ये इश्यूज हैं, सही। हम देखिए, हम भूखे रह लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, कमजोरी की हालत में रह लेंगे, लेकिन जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, अगर वही आपने ख़त्म कर दिया तो फिर हम में और चाइना में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। सादिया हलीमा जी, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखती हैं कि जो हीरोज़ थे मतलब आज़ादी के, और ख़ासतौर से जो मुस्लिम उस वक्त जो है वो पेश थे जंग आज़ादी की, मतलब एक तरीके से जद्दोजहद में थे, अलग अलग रोल अदा कर रहे थे वो, कोई सहाफ़ी के तौर पर, कोई एक लीडर के तौर पर, कोई मतलब एक जो है सिपाही के तौर पर, तो अलग अलग रोल था, और वो सबका जुनून एक ही था, सबका मकसद एक ही था कि मुल्क आज़ाद हो। तो जो मुस्लिम हीरोज़ थे आज़ादी के, उन्हें भुलाने की या तो कोशिश की जा रही है या भुला दिए गए हैं। अच्छा, इसमें मतलब एक शिकायत मुस्लिम तबके से भी है कि वो खुद भी अपने हीरोज़ को नहीं जानता, तो इसको कैसे आप देखती हैं, और कैसे मतलब इस मुद्दे को या इस मसले पर कैसे काम किया जाए? जी, ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत ही मानाखेज सवाल है, क्योंकि लेकिन मैं यही कहूंगी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दुनिया चाहे जितने भी हमारी तारीख को भुलाने की, तोड़ मरोड़ करने की, उसे मस्त करने की कोशिश करे, लेकिन वो कहाँ तक भुला पाएंगे उन खून की लकीरों को, उन हमारे उलमाए कराम की कुर्बानियों को, और वो कहाँ तक भुला पाएंगे काला पानी की सजा याफ्ता हमारे उन अकाबरीन को जिन्होंने अपने खून से इस आज़ादी को सींचा है। अब रही बात ये कि इसमें जो आपने ये दूसरा फिक्रा कहा कि हमारी जो अपनी कौम है उन्होंने ही अपने अकाबरीन के कारनामे को भुला दिया है, मैं 100% इससे मुत्तफिक हूँ। चूंकि मैं एक स्कूल से ताल्लुक, मतलब कि मैं एजुकेशन से ताल्लुक रखती हूँ और मैं स्टूडेंट्स के दरमियान काफ़ी रही हूँ। आपको मैं एक बात बता दूँ कि मैं हर साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के यौम पैदाइश पे एक प्रोग्राम मुनक़िद किया करती थी, और उसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा को बुलाया करती थी, और मैंने हर साल बच्चों से ये सवाल पूछा कि क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? और आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने 30 साल इस फील्ड में मुकम्मल कर लिए हैं और मुझे आज तक सही जवाब किसी बच्चे की तरफ से नहीं मिला।
इसका मतलब ये है कि कहीं पे हम इसके लिए स्कूल तो जिम्मेदार हैं ही कि जिन्होंने तारीख में मस्क कर दिया है, जिन्होंने अपनी किताबों से उनके नाम को या तो निकाल दिया या फिर ये कि बहुत ही कम इस तरह से जिक्र किया जैसे उनकी कोई हैसियत ही नहीं हो, कोई मानवियत ही नहीं हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जब अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो हम ABCD की या फिर जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी बात करते हैं, उससे ज्यादा अहम है हम अपने बच्चों को उनकी जड़ों से मजबूत करें। क्योंकि अगर हमारी बुनियादें मजबूत होंगी, हमारे पांव जड़ अब जमीन पे गड़े होंगे, तो जाहिर बात है कि हमारे विंग्स ज्यादा फैलेंगे और हमारे बच्चे ज्यादा तरक्की हासिल करेंगे दुनिया में, क्योंकि उसको जड़ों को मजबूत करना जरूरी है। तो आज हमारे घरों में कहाँ है इसका निजाम, जहाँ पे कि हम अपने बच्चों से हम अपने उलमाए कराम की बात करें, हम अपनी तारीख की बात करें, हम उन अकाबरीन की बात करें, हम उन्हें देवबंद के बारे में बताएं कि इसके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है आजकल बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। क्योंकि देवबंद का तो कयाम ही इसलिए हुआ था कि आजादी की जंग के लिए लोगों को तैयार किया जाए, उनके जहनों को सवार किया जाए। तो जिस चीज का, जिस इदारे का अमल ही इसलिए आया है ताकि वो आजादी की एक शमा जला सके, उसको आज हमने किन किन इल्जामात से नवाजा हुआ है। तो मैं कहूंगी अपने वालिदैन से और अपनी कौम के तमाम सरबराहान से कि जब हम बात करते हैं तो हमें इस एक बहुत ही जो हमारा रोशन माजी रह चुका है, जिसमें कि हमारे अकाबरीन के वो कारनामे हैं जिसपे हमें फख्र करना चाहिए, उससे अपने बच्चों को हम जरूर रोशनास कराएं। चाहे उसके लिए हम शाम में अपने घरों में इसका इंतजाम करें या वीकेंड पे क्लासेस का इंतजाम करें या मसाजिद और मदारिस में इसका इंतजाम करें, जैसे भी हो सके। लेकिन ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि अपनी तहजीब और सकाफत अपने बच्चों तक मुंतकिल करें। आप कैसे देखते हैं फारूक सिद्दीकी साहब इस मसले को? चूंकि देखिए ये दोनों ही मामले हैं, एक तो मतलब जो है वो कीचड़ उछालने की बहुत सारे मतलब हीरोज़ को एक तरीके से वो कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जाती है, और महात्मा गांधी के ऊपर तो तभी से सवाल उठते आ रहे हैं साहब, और उनको तो मतलब जो है वो शहीद किया गया, और मगर बाकियों के ऊपर गुस्सा जो है वो गाहे बगाहे अब निकलता है। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम तबके के भी कहीं ना कहीं इसमें ये एक तरीके से उसकी कमी रही है कि वो कम से कम अपनी कम्युनिटी के जो हीरोज़ हैं उसको तो बताएं अच्छे से। तो नई नस्ल को, सादिया हलीमा जी भी बता रही थी कि नई नस्ल को मतलब बहुत सारे मतलब कैरेक्टर्स के बारे में पता ही नहीं कि उन्होंने क्या रोल अदा किया है। रेशमी रुमाल, मुझे नहीं लगता कि ये जो तहरीक थी ये कितने लोगों को पता होगा, ख़ास तौर से नई नस्ल को, मतलब जो नई नस्ल है। तो ये उनको बताना, उनको मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आएगा उनके अंदर, और वो जब अपनी बात रखेंगे, कहीं बैठेंगे, किसी मतलब डिबेट में बैठेंगे या कहीं बातचीत कर रहे होंगे, तो वो बात रख सकते हैं, फिर अपने हीरोज़ को गिनवा सकते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और हर दौर में जितने भी सरकारें रही हैं कहीं ना कहीं इस मसले पर इश्यूज़ रहे हैं। और लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी ज़बान, किसी भी तहज़ीब, किसी की भी विरासत को बचाना उस कौम की ख़ुद की जिम्मेदारी पहली है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जहाँ रेशमी तहरीक का क्योंकि जिक्र हुआ, वो तहरीक जहाँ से शुरू हुई, अगर हम उस शहर का भी सर्वे करेंगे तो वहाँ पर भी लोगों को उस तहरीक के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन फिर भी मायूसी इतनी नहीं है। और मैं अभी भी इस प्रोग्राम से आने से पहले मैं कहीं पे किसी साहब का एक इनविटेशन देख रहा था, वो लोग तेलंगाना में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो तेलंगाना की निस्बत से तेलंगाना में जो जंगे मतलब आज़ादी में जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं उनके ऊपर वो डिस्कशन और उनके बारे में डिटेलिंग से बात कर रहे थे। बेंगलोर में मैं एक ग्रुप को जानता हूँ, वो जो मुस्लिम साइंटिस्ट हुए हैं उन पे पूरा कैलेंडर हर साल वो निकालते हैं। तो अपनी तहजीब, अपनी विरासत को बचाना हम लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी है, और यकीनी तौर पे हमारे जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको इसमें लीड करना चाहिए, और हमारे यंगस्टर्स जो हैं उन्हें भी हिस्ट्री को पढ़ने में, ढूंढने में, आजकल के इस डिजिटल एरिया में किसी के भी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो बहुत आसान है। तो वो जज्बा हमारे को पैदा कर वो कराना है। हम लोग इधर उधर के जो सिंपोजियम या सेमिनार या बहस मुज़ाकरा करते हैं, उससे बेहतर है कि हम लोग कुछ इस तरह के फोरम्स पे हम अपने जो यंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, या और कम्युनिटी के जितने लोग हैं और हमारे जितने भी बिरादरान वतन हैं उनको साथ में लेके हम इन सब इंफॉर्मेशन को उससे शेयर करें, ताकि कि जो हमारे अनसंग हीरोज़
कम्युनिटी के हैं, कौम के हैं, पूरे मुल्क के हैं फॉर दैट मैटर, वो लोग सतह पर आए, लोग उनके बारे में जाने, और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। हर गांव हर देहात से आपको स्टोरी मिलेंगी, है ना। कुछ गिने चुने नाम हम जानते रहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, जितना मैंने पढ़ा है, आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी गांव कस्बे में चले जाएं, आज़ादी के ताल्लुक से, जंग आज़ादी के ताल्लुक से 1857, उससे पहले 47 के बाद तक भी जो लोग इन्वॉल्व रहे इन सब चीज़ों में, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, और वो रोंगटे खड़े कर देती हैं सबकी। ज़रूरत इस बात की है कि उसमें हम सब लोग उन सब स्टोरीज़ को उजागर करें। आप के जैसे लोगों का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो भी उस पर कोई ना कोई सीरीज़ या इस तरह के प्लान करें, ताकि लोग उनके बारे में ज़्यादा जानें। चूँकि एक अच्छा जरिया है आजकल जो है वो डिजिटल माध्यम से आप कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मैं इसी बात पे जी हमारे एक दोस्त हैं अशरफ भाई, वो लॉस्ट हेरिटेज ऑफ बिहार करके एक चैनल चलाते हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं, इट इज़ वंडरफुल। वो बिहार के गली कूचों में जा के वहाँ की जो लॉस्ट हेरिटेज है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, वो अपना यूट्यूब और फेसबुक पेज फॉलो करते हैं। तो वी हैव पीपल दोज हु आर ये रेडी फॉर ऑल दोज डॉक्यूमेंटेशन, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो ज़रूरत इस बात की इनको कनेक्ट किया जाए, मजबूत किया जाए, जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज करके जो स्टोरीज़ हैं उनको ज़मीन से बाहर वो निकाला जाए और लोगों के सामने पेश किया जाए। अच्छा कमाल फारूकी साहब, देखिए हेरिटेज का जिक्र किया कि मतलब जो है ऐसी वो सारी चीज़ें, चाहे वो इमारतें हैं या फिर कोई शख्सियतें हैं या हीरोज़ हैं, उनको एक तरीके से मतलब तलाश करके और लोगों तक पहुंचाना। मगर हेरिटेज के ऊपर ही जो है वो सवाल उठते हैं, अब रह करके कहीं मकबरे, कहीं दरगाहें हैं, कहीं मसाजिद, कहीं मदरसे, उन पर ही निशाना मतलब जो है साधा जाता है, और उनको मतलब जो है बहुत सारी जगह तो ज़मींदोज़ भी किया गया है, और उसमें कई सूबों की हुकूमतें भी शामिल रहती हैं। इसको भी कहीं ना कहीं डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है कि हम आज़ाद हुए हमें 78 साल हो गए, मगर एक अभी भी एक जहनियत और एक अलग तरह की मानसिकता में ये मुल्क जकड़ा हुआ है, उससे बाहर निकलना भी बेहद ज़रूरी है। और वो मानसिकता, वो जहनियत जो है वो नफ़रत की तरफ लेकर के जाती है, और वो नफ़रत हर रोज़ दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। कहने को बहुत अच्छा लगता है कि हमको जगह जगह अपने जो हीरोज़ हैं उनके ताल्लुक़ से बात करनी चाहिए, सेमिनार करनी चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए, कहने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप देखें कि जो सिलेबस हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में, जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी स्कूल्स हों चाहे गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, उसमें मुसलमान का रोल जो है, कि उसकी जो हिस्ट्री है उसके साथ में क्या खिलवाड़ हो रहा है, मुझे वो चीज़ें बिल्कुल आहिस्ता करके हमारे सिलेबस से भी गायब हो रही हैं। और जो सिलेबस में अगर कुछ लोग बाकी रह भी गए हैं, बेचारे मजबूरी की वजह से लोग उनको भी नहीं हटा पा रहे, तो उनके किरदार कशी बहुत हो रही है हर जगह पर, ये देख रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि जब मज़े के आपकी नीयत ही ठीक ना हो, आप अच्छा छोड़िए मुसलमानों को, तो किस्सा ही छोड़िए, चलिए 1 मिनट के लिए मुसलमान लेकिन ये जो आपकी शिकायत है ये हुकूमत से, हुकूमत ऐसा कर रही है, अगर इंडिविजुअल्स जो है वो कोशिश करें। सर एक बात बता दें, मैं आपको तो पता है, मुझे कहने में ज़रा शर्म भी आती है कि मैं कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मुंसलिक हूँ, कितने अच्छे स्कूल्स भी हम चला रहे हैं, सब कुछ है, सारी बातें यहाँ भी, अमरोहा में भी, और वैसे भी मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन से रहा है। आप अपने 50 स्कूल खोल लीजिए, 50 यूनिवर्सिटीज़ खोल लीजिए, आप वो काम नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपके मुखालिफाना काम होना बंद हो जाए। उसकी वजह यह है कि जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, मेरी बहन ने जैसे बतलाया, जो किताबें पढ़ रहे हैं, उन किताबों के अंदर जो मुस्लिम जो कंट्रीब्यूशन है इन द इंडिपेंडेंस, इन द डेवलपमेंट, इन द एजुकेशन, उसको बिल्कुल किस तरह से मस्त किया जा रहा है। सही। उसके ऊपर अब आप कितना काम करोगे? आपके पास तो दुनिया की अगर तमाम दौलत भी हो जाएगी तो अभी आप हुकूमत का मुकाबला या हुकूमत के लेवल पर नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि मुसलमान अपने आप को एजुकेशनली उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके मदारिस के अंदर चेंजेस ये आनी चाहिए कि मदरसे में इल्म की तालीम के साथ साथ, दीन की तालीम के साथ साथ उसमें ये जो कैरेक्टर्स हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पर पूरा मदनी ख़ानदान जो है, उनका पूरा एक हिस्ट्री है कि किस तरह से उनके आबा अजदाद ने काम किया है और किस तरह से आज भी काम, कैसे जज के सामने जो है वो सफ़ेद कपड़ा और कफन के तौर पर लेकर के पहुंच गए और कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, आप क्या सुनाएंगे। जो मर्जी आए कर लीजिए, आप जो मर्जी आए कर लीजिए। मैं कोई ये कोई बहुत ज़्यादा पचमुर्दगी की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं बिल्कुल मसीह फोर फ्रंट पर आकर लड़ने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि जो मुल्क का माहौल जो है ना, अगर ये मुल्क का माहौल ठीक नहीं होगा तो पूरे मुल्क बर्बाद होगा, और मुल्क बर्बाद होने में सबसे पहले जो बर्बाद होगा वो माइनॉरिटीज़ बर्बाद होंगी। उनका बेसिक आप देखिए, किसी जगह चले जाइए मसीह के पूरा एक बाकायदा सिस्टमेटिकली जो भी मसीह के पूरा मुसलमानों को कोई कम कंट्रीब्यूशन थोड़ी है। मसीह के हिंदुस्तान की मसीह के डेवलपमेंट के अंदर क्या समझते हैं कि मुसलमानों को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मुसलमानों का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना बाकी और दूसरों का होगा, क्योंकि आज़ादी से पहले तो मैं इतना माइनॉरिटी के अंदर तो नहीं था ना, मैं भी अच्छा खासी मेजॉरिटी के अंदर था। तो मेरे जितने आबा अजदाद हैं, और कब की तारीख मुझसे लोगे, मैं तो 1000 साल की तारीख हिंदुस्तान की बता दूं कि हिंदुस्तान के में आने में मुसलमानों ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। खुर्शीद साहब, जो बात कमाल साहब ने कही बिल्कुल सही है। जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के लेवल पे कोई भी काम नहीं कर सकता है ना, ये बिल्कुल हक बात है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे हैं विरासत और अपनी हिस्ट्री के को मतलब सजोने का, ये जिम्मेदारी अगर कोई कुछ भी उसमें तरमीम कर रहा है किसी भी किस्म की, सही गलत, लेकिन सही विरासत को संभालना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे कौम के पास ऐसे ज़बरदस्त हिस्टोरियन हैं जो लिखते रहते हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है। अगर हम अपने बच्चों को लाइब्रेरी से या अपने घरों में वो किताबें मुहैया नहीं करा रहे हैं तो ये हमारा फॉल्ट है। बहुत लोग हैं, उबैदुर रहमान भाई हैं, वो हिस्टोरियन को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, नई नई किताबें निकाल रहे हैं, चाहे वो साउथ के हवाले से हो, दूसरे हवाले से हो। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, हम उसको करें। और रही बात आपकी, जो आपने कहा कि जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, हमारी विरासतें हैं, उन पर किस तरीके से हमले हो रहे हैं, मुझे खुद मतलब एक जगह मैं गया और बड़े ही मतलब एक कहना चाहिए अजीब सा एक बोर्ड लगा था, यहाँ ये मस्जिद है, यहाँ नमाज पढ़ना मना है। आपकी इमारत में पर लगा है, मस्जिद है, ऐसी मसाजिद है, हाँ, तो यहाँ नमाज पढ़ना मना है। तो अब ये बहुत मतलब कई बार ये सब चीज़ें जो हैं ये तकलीफ भी देती हैं। आप उसको टेक्निकल साइड में किसी भी रंग रूप दे के ASI का या किस तरीके से कह दें, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो चीज़ आज की डेट में वीरान हो गई है। लेकिन हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं, उन मसाजिद की निशानदेही करा लें, अपने जो हीरोज़ हैं हिस्ट्री के उसके बारे में अपने बच्चों को बताएं। उसके लिए किसी सरकार ने नहीं रोका, सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, लेकिन जो हक बात है, जो हिस्टोरियन हैं जिन्होंने काम करा है, और बहुत सारा कंटेंट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, इंडिया से बाहर की भी लाइब्रेरीज में सिक्योर्ड है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया में भी इरफान साहब जैसे हिस्टोरियन हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, वो किताबें हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंज करने की मतलब ये कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आप कोई भी विरासत को मिटा नहीं सकते। अगर आप कोई भी कौम ये ठान ले कि हम इसको हैमर करेंगे, बार बार अपने बच्चों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, तरह तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके इसको जिंदा रखें। अच्छा, डिजिटली तो आप बता ही सकते हैं, मतलब ठीक है आप किताबें बंद कर देंगे, मगर अब तकरीबन 80-90 करोड़ मेरा ख्याल के कम से कम जो है वो स्मार्टफोन लिए घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, तो उसके ज़रिए तो बातें अपनी पहुंचाई जा सकती हैं, और वो मतलब बहुत कम खर्च में पहुंचाई जा सकती हैं, और ऐसा हो भी रहा है।